स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू करें कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, जहां से अगर रिसर्च करना हो तब तो बढ़िया, लेकिन अगर बीटेक करने के बारे में सोच रहे हो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जिस लोकेशन में सिचुएटेड है वो इनका ड्रॉबैक है, लेकिन लोकेशन के लिए ये खुद एक शोभा है। लाइक लोकेशन में थोड़ी चार चांद लगा देता है। हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, आपके अजमेर राजस्थान में स्थित एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 2009 में एंड 2025 में इन्हें किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था। अभी इसमें आपको 2024 पासिंग आउट बैच तक की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। भैया पहले बीटेक ब्रांचेस कौन से हैं, फिर हम डेटा को रीड करना चालू कर सकते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो डेटा कुछ इस प्रकार कहता है कि यार 3 बीटेक ब्रांचेस आज के डेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है और एक ब्रांच आपका बायोमेडिकल का है। ठीक है, एक बायो का है, जितना एज फार एज आई कैन रिकॉल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिनमें से 2 ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये जो 2 ब्रांचेस थे बीटेक के अंदर। पीजी जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है वो कंप्यूटर साइंस पहले से था, लेकिन बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 2 ब्रांचेस 2019 में आए हैं और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 2020 में। तो यानी कि प्लेसमेंट्स अगर देख लो तो 1-2 बैचेस को ही मिला है अभी अगर आप एनआरएफ डेटा भी अगर देखते हो, आप देखो कि पहले 2 साल की डेटा, जैसे 2024 पासिंग आउट बैच में तो आपको 51 कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होते हुए दिख रहे हैं, बट भैया 2023 वाले बैच में सिर्फ 17 कैंडिडेट्स, क्योंकि इस समय तक सिर्फ आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यही ग्रेजुएट हो रहे थे और इनका भी ये पहला बैच था। तो मैं मानकर चलता हूँ पहला बैच था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे, इसलिए नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स कम थे। हालांकि अगर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स देखो, नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एडमिटेड 17 कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया। टोटल 30 की सीट थी, 17 ने एडमिशन लिया था और 17 ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो एक तो ब्रांचेस सिर्फ 2 थे, उसमें से भी पहला बैच एक तरीके से बोलो तो 2023 पास आउट, यानी कि इन्होंने एडमिशन लिया था 2019 में, तो पहला बैच था, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे। ठीक है, जिनमें से 8 को प्लेसमेंट मिला। अब अगर नेक्स्ट बैच के बारे में बात करो, जिसका अभी तक हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल डेटा है एनआरएफ के हिसाब से, और कहां से डेटा हम बात करेंगे। एनआरएफ के हिसाब से 2024 का जो बैच का डेटा है प्लेसमेंट का, ये लेटेस्ट है हमारे पास, क्योंकि ये 2025 वाले रिपोर्ट में 2025 में 2024 तक का मिलता है, 2026 का आना बाकी है जिसमें 2025 तक का होगा। 2024 का अगर डेटा देखो, 51 कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सभी ये तीनों बीटेक ब्रांचेस मिलाकर 9 को प्लेसमेंट मिला। 20% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है, ज्यादा कुछ खास नहीं। ये इनका बीटेक का है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर रिसर्च करना चाहते हो तो आपके लिए एक कंसिडरेबल ऑप्शन बन सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड इनके जो बीएससी एमएससी प्रोग्राम्स होते हैं, गुड इनफ, इन्हें आप एक कंसिडरेबल ऑप्शन रखकर चल सकते हो। लेकिन बीटेक के लिए अभी भी होल्ड बना रहे हैं। जैसे बीटेक के लिए इनके पास दिक्कत ये होती है, जब अगर आप इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी वगैरह प्रोग्राम सोचो, ज्यादा प्लेसमेंट का कल्चर होता नहीं है। मोस्टली रिसर्च किया, फर्दर हायर स्टडीज के लिए गए, ये सारी चीजें होती हैं। प्लेसमेंट के लिए इन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि बीटेक के अंदर प्लेसमेंट का कल्चर होता है। और वो प्लेसमेंट्स के लिए 2 बातें हैं बीटेक के अंदर। सबसे पहली बात तो भैया लोकेशन, इनका लोकेशन शहर से इतना दूर है कि कंपनीज के लिए आ पाना बहुत मुश्किल है। लोकेशन क्या है कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में देखेंगे, बट एक तो इनका ड्रॉबैक लोकेशन, और दूसरा कि बीटेक के लिए बहुत ही नया अभी बोल सकते हो बैच था। बाकी आने वाले समय में धीरे धीरे होल्ड बनेगा, अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन का और बढ़िया माध्यम बनता है। कोविड के पहले बहुत सी कंपनीज विजिट करती थी कैंपस के अंदर, लेकिन जब कोविड आया तो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज ने ऑनलाइन इंटरव्यूज राउंड रखा है, ऑनलाइन रिटन राउंड्स हुए, तो एक कल्चर बना ऑनलाइन का। लेकिन जब कोविड खत्म हुआ तो वापस से कंपनीज ने ऑफलाइन मोड शिफ्ट किया, लेकिन बहुत सी कंपनीज अभी भी ऑनलाइन मोड को प्रेफर करती है फॉर इनिशियल इंटरव्यू राउंड। तो समझ लो कि अगर पहले 100 तो नहीं, लेकिन अगर 90% अगर कोविड के पहले ऑफलाइन हो रहा था, तो कोविड के दौरान बहुत सी कंपनीज ऑनलाइन करा रही थी। बट आपके कोविड के बाद अगेन ऑलमोस्ट 70 to 80% कंपनीज ऑफलाइन शिफ्ट हुई, लेकिन कुछ कंपनीज अभी भी ऑनलाइन मोड में हैं। तो अगर ये ऑनलाइन मोड को भी अगर इन्होंने पकड़ बनाया तो अच्छे से प्लेसमेंट कुछ हद तक एक करा सकते हैं। लेकिन तीसरा फैक्टर यह है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जब भी एक यूनिवर्सिटी होती है जहां पर डिफरेंट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम से, सिर्फ इंजीनियरिंग एक प्रोग्राम नहीं है, तो इंजीनियरिंग को डेडिकेटेड फोकस नहीं मिल पाता है। तब अगर आप देखो कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिनका यूनिवर्सिटी भी है, वो एक अलग से इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में सिर्फ आपको पढ़ाना जरूरी नहीं है, बहुत सी चीजें और होती है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप प्लेसमेंट देख पा रहे हो 20% का एंड 4 LPA का मीडियन पैकेज। तो 4 LPA का मीडियन पैकेज मतलब भैया एवरेज भी कुछ आसपास ही रहा होगा। अब हम समझते हैं एवरेज क्या है।
अगर आप डेटा हम बात कर ले, इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ इस तरीके का एक कंसोलिडेटेड डेटा दिया है। 2024 पासिंग आउट बैच में 4.5 एलपीए तक का एवरेज पैकेज, मीडियम 4 का था, एवरेज 4.5 का है और हाईएस्ट पैकेज 8 एलपीए का गया है। 2025 पासिंग आउट बैच में 2025 का इन्होंने कहा है स्टिल ऑनगोइंग है, जो इन्होंने लेटेस्ट डेटा पब्लिश कर रखा है। 2025 में इन्होंने कहा है कि 30 स्टूडेंट्स का अभी तक का प्लेसमेंट लगा है। अब ये डेटा सभी ब्रांचेस को, सभी प्रोग्राम्स को मिलाकर है, बीटेक और जो प्रोग्राम से कराते हैं सभी का मिलाकर है। जो एनआरएफ बताया वो सिर्फ बीटेक का था, अभी जो डेटा बता रहा हूँ ये सभी ब्रांचेस को मिलाकर, सभी प्रोग्राम्स को मिलाकर है। 5 एलपीए का एवरेज पैकेज 2025 के अंदर और 6.5 का हाईएस्ट पैकेज। तो यही समझ के चलो कि 5 एलपीए तक का आपको 4 से 5 का आपको एवरेज मिलेगा और बहुत कम स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। ऑफ कैंपस आपको कुछ ना कुछ टारगेट करना पड़ेगा। प्लेसमेंट का सिनेरियो समझ के, बीटेक के अंदर बहुत ज्यादा भी प्लेसमेंट का कल्चर नहीं, इन शॉर्ट समरी मैंने बता दी। 4 से 5 का एवरेज मान के चलो, 20 से 25 का प्लेसमेंट परसेंटेज। हम अगर बढ़े एडमिशन प्रोसेस की तरफ, तो सबसे पहले आप बीटेक के लिए जेईई मेन का एग्जाम दोगे और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी दूसरे आपके बीएससी एमएससी डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, सीयूईटी का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, उसके थ्रू आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। प्राइमरली बीटेक के लिए जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जोसा सीसैप के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जोसा सीसैप काउंसलिंग है। बात कर ले कट ऑफ की, दिन हमारे सामने जोसा 2025 लास्ट राउंड जनरल कैंडिडेट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। जैसे आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 82,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 57,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 64,000 रैंक पर क्लोज हुआ है। बाकी अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, आप जोसा के पोर्टल पर जाकर जोसा ORCR सर्च करिएगा, आपको वेबसाइट मिल जाएगा जहां सारे कॉलेजेस के सारे ब्रांचेस वगैरह के कट ऑफ डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा सीसैप का भी अगर चाहिए तो सीसैप के पोर्टल पे विजिट कर सकते हो। सीसैप पे थोड़े और पीछे रैंक तक आपको डिटेल्स देखने मिल जाएंगे, लेकिन जोसा के लास्ट राउंड तक इसलिए हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। सीसैप में कई बार चीजें फ्लक्चुएट कर जाती हैं और सीसैप में अगर थोड़े पीछे तक क्लोज होगा भी, तो जो जोसा में आप डिटेल्स देख रहे हो, एक तो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, ऊपर से सेफ साइड मान के चलो। सीसैप में अगर थोड़ा और पीछे तक जाना हुआ तो होगा, लेकिन जोसा आपके लिए सेफ साइड है। ठीक है भैया। अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर के बारे में, देन हमारे सामने बीटेक का फी स्ट्रक्चर का डिटेल है, जिसमें जो भी आप पहला आप ब्लॉक देख रहे हो, ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी वगैरह वगैरह, अगर आप देखो पहले सेमेस्टर के अंदर 77,000, दूसरे सेमेस्टर में भी 77,000 के आसपास का आपके पास पढ़ाई लिखाई का खर्च है सिर्फ ये। यानी कि लगभग 4 साल के अंदर 6 से 6.5 लाख रुपए आपके पढ़ाई लिखाई के खर्च लग रहे होंगे। और अगर हॉस्टल एंड मेस के बारे में देख लो तो आप देख सकते हो कि लगभग 8,500 रुपए हर सेमेस्टर इनका हॉस्टल का और इलेक्ट्रिसिटी वाटर का खर्च है। ठीक है। मेस का खर्च लगभग स्टूडेंट्स ने 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए हर महीने के बताए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आप समरी में बता रहा हूं कि लगभग 17,000 रुपए आपके हॉस्टल के खर्च होंगे हर साल के, और 17,000 से थोड़ा ऊपर ही रह सकता है। ठीक है, 17,000 आप मान के चलो, 17,000 लगभग आपके हॉस्टल के सिर्फ खर्च होंगे हर साल के, और मेस का खर्च लगभग 2,500 रुपए से 2,500 रुपए से 3,000 रुपीज तक का हर महीने का खर्च होगा। और बाकी पढ़ाई लिखाई के खर्च 4 साल के अंदर लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए होंगे। अब इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रकार का कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप या कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के बीच इस इंस्टीट्यूट में पॉपुलर है, लिखकर बताइए कमेंट्स में कौन सी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का नाम बताइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिलता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से, क्या डेडलाइन रहा, कब एप्लीकेशन खुलता है। अगर ये डिटेल्स हमें लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक और सहूलियत मिलती है कि अगर वो इन बातों का ध्यान रखे, अगर एलिजिबल है तो कम से कम इतना अमाउंट उनका फी स्ट्रक्चर में थोड़ा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो इंस्टीट्यूट बड़े ही, आपको कैंपस एरिया साइज बहुत बड़ा आपको देखने को मिलता है। 518 एकड़ का कैंपस एरिया, लगभग 500 प्लस एकड़ अगर आप मानकर चलते हो, लेकिन कैंपस एरिया तो बड़ा है, बट कैंपस का जो लोकेशन है काफी दूर, शहर से काफी दूर सिचुएटेड है। जैसे अजमेर के अंदर हमने बात किया कि इंस्टीट्यूट आपके अजमेर के अंदर पड़ता है, बट अजमेर से लगभग 45 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। और इसके अलावा जो नियरेस्ट आपको एक प्रॉपर थोड़ा शहर देखने को मिलेगा, ये 25 किलोमीटर पे किशनगढ़ स्टेशन, किशनगढ़ स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अगर देखोगे 25 किलोमीटर पे किशनगढ़ स्टेशन है, और ये इनका सिटी है, एक किशनगढ़ सिटी है जो कि 25 किलोमीटर पे आप रफली मान के चल सकते हो, 20 से 25 किलोमीटर पे। और जो नियर बाई जो घूमने फिरने की जगह भी आपको मिलेंगे वो किशनगढ़ ही हो रहा होगा। ठीक है, जो नियरेस्ट घूमने फिरने के लिए जा सकते हो किशनगढ़ के अंदर, कुछ फिल्म की शूटिंग्स वगैरह भी इधर चलती हैं, तो ठीक ठाक आपको कुछ ना कुछ चीजें विजिट करने के लिए मिल जाएंगी। वरना प्रॉपर अगर कभी रेलवे स्टेशन विजिट करना हो, प्रॉपर जंक्शन अगर कहीं ट्रैवल के लिए चाहिए, या फिर प्रॉपर सिटी चाहिए,
तो अजमेर मिलेगा लगभग 45 किलोमीटर पे और पुष्कर मिलेगा 55 किलोमीटर पे। कुछ कैफेज वगैरह, कुछ बोहेमियन कैफे, कुछ लेक्स, हाइकिंग वगैरह करना है तो ये अजमेर पुष्कर लगभग 45 से 55 किलोमीटर पे विजिट कर सकते हो। तो ठीक है भैया, हमें ये तो पता चला कि कैंपस बहुत ही रिमोट एरिया में एक नेशनल हाईवे NH8, जितना मेरे पास डेटा है NH8 पे आपके पास दिल्ली अजमेर हाईवे पे सिचुएटेड है आपका इंस्टीट्यूट। एंड ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हाईवे पे सिचुएटेड है, हाईवे से थोड़ा सा अंदर है। जैसे हाईवे के एक साइड, जस्ट हाईवे से सटे हुए साइड पे आपको मिलेगा बांदर सिंदरी, आपको देखने को मिलेगा। एक हाईवे के दूसरी साइड, जस्ट हाईवे से सटा हुआ आपका एक छोटा विलेज कह सकते हो, रूरल एरिया, या फिर एक मतलब कुछ एक रेसिडेंशियल हब आप कह सकते हो, छोटा सा एक प्लेस है जहां लोग रह रहे होंगे, विजिट कर सकते हो। अब यहां तक भी अगर आपको पहुंचना है तो लगभग हाईवे के दूसरी तरफ 1 से 1.5 किलोमीटर, 1 to 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपका कैंपस सिचुएटेड है। ठीक है, तो जो नियरेस्ट प्लेस भी हो सकता है जहां लोग आपको मिल रहे होंगे वो आपको 1 to 1.5 किलोमीटर पे देखने को मिलेगा। बाकी और बड़े बड़े शहर कितनी दूरी पे हमने बात कर लिया, तो रिमोट एरिया में सिचुएटेड है। जो आपका सोशल लाइफ हो रहा होगा कॉलेज के अंदर ही हो रहा होगा। वीकेंड्स या फिर मंथ एंड्स पे आप कुछ नियर बाई सिटीज वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया कि कैंपस यार वेल डेवलप्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको टॉप नॉच किसी भी IIT के लेवल का बिल्कुल मैं IIT बॉम्बे वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टॉप 10 के बाद जो IIT होते हैं कि यार नया IIT खुला फिर भी एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, उस लेवल का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसी प्रकार इनका भी बजट होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी फेस्ट एंड इवेंट्स धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हमें करके नहीं चलना है, क्योंकि ये चीजें अगेन जहां पर इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा कल्चर, जैसे IIT बॉम्बे, आपने कभी जब भी हम बोलते हैं ना यार बड़े बड़े फेस्ट एंड इवेंट्स हो रहे, वो या तो आप IITs में सुनोगे वरना IIMs में सुनोगे। वहां भी IITs के अंदर जब फेस्ट एंड इवेंट्स जो प्रॉपर एक्सप्लोर करने लायक कल्चर, वो IITs के अंदर ही हम सुनते हैं। अब IIT मतलब भैया इंजीनियरिंग का टॉप मोस्ट चीज, तो इंजीनियरिंग के अंदर जहां इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइम फोकस होता है, वहां आपको ये चीजें मिलेंगी। बट स्टूडेंट से भी बहुत ज्यादा डेटा हमें नहीं मिला, लेकिन जितना हमारे पास खुलकर चीजें आ रही हैं कि फेस्ट एंड इवेंट्स ठीक ठाक, कुछ थोड़ी बहुत चीजें मिलेंगी, बहुत ज्यादा कल्चर हमें देखने को नहीं मिलेगा। आपके स्टूडेंट एंड एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स, इन चीजों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। अगर कुछ मिला तो मिला, बहुत ज्यादा चीजें हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, सोशल कल्चर जो इंस्टीट्यूट के अंदर फ्रेंड्स मिले वो है। बाकी इवेंट्स एंड फेस्ट बहुत बड़े लेवल पे अभी में जानने को नहीं मिले हैं। आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तगड़े देखने को मिले हैं, लाइक बड़े बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कवर होते हैं, तो ये चीजें आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, लोकेशन थोड़े रिमोट एरिया में, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि लोकेशन इनका ड्रॉबैक है, लेकिन जिस लोकेशन में सिचुएटेड है लोकेशन का ये शोभा बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। बाकी लाइफ हमने समझ लिया, ऊपर ऊपर से कैसा प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में हमने समझ लिया था। इसके अलावा अगर कुछ जैसे हमने बात किया कनेक्टिविटी के बारे में, नियरेस्ट जो आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा वो 25 किलोमीटर पे किशनगढ़ स्टेशन 25 किलोमीटर पे मिलेगा, और 46 किलोमीटर पे अजमेर जंक्शन। एयरपोर्ट के टर्म्स में अगेन 25 किलोमीटर पे किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो कि कुछ थोड़े बहुत स्मॉल फ्लाइट्स मिलेंगे दिल्ली मुंबई के लिए, वरना फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विजिट कर सकते हो 90 किलोमीटर पे, जो कि मेन हब हो रहा होगा। 2-3 घंटे लगेंगे बाई बस और कैब। ठीक है, एंड अगर आपको हाईवे तक भी जाना है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें कुछ जानने को मिला, कुछ थोड़े बहुत ऑटोज देखने को मिलेंगे, ऑटो रिक्शाज, जिससे आप हाईवे तक विजिट कर सकते हो। वरना यार कौन ही 1-1.5 किलोमीटर चल के जा रहा होगा, बहुत कम लोग हैं जो यार इतना ट्रैवल करते हैं। लाइक हाँ है लोग जो कि ट्रैवल करते हैं। लाइक जब मैं अपने कॉलेज में था, कभी रात का डिनर हुआ, उसके बाद हमारे सामने एक मैं जिस कॉलेज से था NIT जमशेदपुर से, वहाँ एक सामने लगभग 1-1.5 किलोमीटर पे ही 1-2 किलोमीटर पे हमारा एक रेलवे स्टेशन था, लोकल स्टेशन। हम डिनर करने के बाद घूमते फिरते उतना चला जाया करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं विजिट करते, तो उनके लिए ऑटो रिक्शाज वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यार अगर भरी दोपहरी में अगर जाना हो तो कहाँ ही जाओगे चलते फिर, क्योंकि राजस्थान की दोपहर में गर्मी भी होगी, और माहौल तो बाकी आप समझ रहे हो कि थोड़ा यार शहर से कटा कटा, थोड़ा अगर कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, बहुत दूर दूर तक चीजें आपको देखने को ज्यादा कुछ खास मिलेंगी नहीं। तो इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। हॉस्टल के टर्म्स में आपको जितना मुझे डेटा मिला स्टूडेंट्स की तरफ से, ऐसा तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन कुछ डेटा है कि 2 शेयरिंग और 3 शेयरिंग रूम, ऐसा कुछ शेयरिंग रूम्स ही आपको देखने को मिलेंगे। हॉस्टल फैसिलिटीज, मेस का खाना भी, ऐसा कुछ डिटेल हमें देखने को नहीं मिला। हॉस्टल मेस के बारे में हमारे पास कुछ डेटा नहीं है, लेकिन यही है कि 2 और 3 शेयरिंग रूम्स मिल सकता है। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा हॉस्टल के बारे में, मेस के बारे में, और अगर आपके पास कोई प्रिसाइज डेटा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर कवर करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है भैया मैंने कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग बोला है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी दूसरे
दूसरे कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इस कॉलेज का इसी प्रकार का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिएगा। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हो कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड आपको जिस प्रकार का भी डेटा हाईलाइट करवाना है, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।